पूरे कोर्ट में, पूरे सरकारी दस्तावेज में सिर्फ पैसा ही कहा जाता है। पी पैसा एक खोटा सिक्का है जो बहुत साल से चलाया जा रहा था, किसी ने रोका नहीं था, इसीलिए आज तक चलता रहा। लेकिन हमारे सामने जो कानून के जानकार भी हैं, वकील भी हैं, आप जानेंगे कि सरकारी दस्तावेजों में कोर्ट में पैसा कानून ही कहा जाता है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालेंगे। आदिवासी समाज के लिए हमारा रीति रिवाज, हमारा परंपरा ही हमारा संविधान है। पैसा कानून कहता है कि आप मत बदलिए, आप बिल्कुल मत बदलिए, आप जैसे हैं वैसा ही रहिए, जो प्रथाएं चलाते हैं वही प्रथाएं चलाइए और उसी प्रथाओं को कानून का दर्जा देता है। कहते हैं आदिवासी को तो नस्ल से पहचाना जाता है। क्यों भाई, हम गाय बकरी हैं क्या? गाय बकरी को ना नस्ल से पहचानते हैं, तो ये नस्लीय पहचान आदिवासी पे क्यों थोपा जा रहा है? हमारे रीति रिवाज इसलिए बने हैं ताकि हमें समाज के साथ जोड़ें, हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ें और हमारे देवताओं के साथ जोड़ें। पैसा कानून आदिवासी पारंपरिक प्रथाओं को पहचान देता है, उसको मान्यता देता है। मैं मानती हूं कि ये मॉडल ग्राम सभा पारंपरिक व्यवस्था में छेड़छाड़ है, क्योंकि मॉडल ग्राम सभा में ये लोग कार्यकारिणी समिति डाल रहे हैं। क्या पारंपरिक व्यवस्था में कार्यकारिणी समिति होता है क्या? उसमें ये लोग महिला आरक्षण डाल रहे हैं। क्या महिला आरक्षण होता है? और उसमें ये लोग कह रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुछ खास समूह के लोग हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए। मैं पूछती हूँ, पारंपरिक व्यवस्था का पदाधिकारी बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है क्या? पेड़ कटेगा तो हम दूसरी जगह पे दुगुना पेड़ लगा देंगे। लो, अब क्या बोलोगे? बोलो। तो आदिवासी बोले, ना, उस पहाड़ में मेरा देवता रहता है, मेरा देवता उस पहाड़ में रहता है, उस पहाड़ पे माइनिंग कैसे करोगे? और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार आदिवासी धर्म की जीत हुई। और पुरसी मांझी, तड़प परगना और दिशोम परगना के सभी बाबा, मानकी मुंडा संघ सरायकेला से भी सदस्य आए हैं और दिशुम गोम के मुंडा समाज से भी महादेव मुंडा, वो भी आज हमारे साथ हैं। और साथ में जितने भी और आज सभा में उपस्थित दर्शकगण हैं, आप सभी को दोबारा जोहार। सबसे पहले जो बहुत चर्चा हो रही है पैसा की और संविधान की, मेरे पूर्व जो वक्तागण थे, आप सभी ने कई विषय पे, कानून पर भी बात की आदिवासी समाज से संबंधित। तो मैं शुरू करती हूँ पैसा विषय से। अभी आपका माननीय हाई कोर्ट से एक परमादेश जारी हुआ है और राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि त्वरित पैसा नियमावली को लागू करें। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये किसकी जीत है? क्या आपको पता है कि ये पैसा नियमावली प्रारूप बनाने में माझी परगना महल का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? आप सभी बधाई के पात्र हैं और आपको झारखंड आभार देता है, क्योंकि आपका सहयोग प्राप्त है और आपकी आकांक्षाओं को इस नियमावली में स्थान मिला है। मैं आभार व्यक्त करूंगी पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन सर का, क्योंकि उच्च स्तरीय जो बैठक होनी थी, जो विभाग को आगे बढ़ना था पैसा नियमावली लेके, मेरे 2 साल में निदेशक रही विभाग में सिर्फ एक बार उच्च स्तरीय बैठक हुई है और वो चंपई सोरेन सर लिए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हमें मार्गदर्शन दिया था कुछ सुधार करने का, वो हमने सुधार भी कर लिया था सर, और शायद कुछ और समय होता तो शायद आज 1 साल पहले ही ये नियमावली लागू हो गई होती। तो अब जब पैसा की बात हो रही है तो पी पैसा की बात करें। पी पैसा आप लोगों ने सुना होगा ना? सुना है कि नहीं? तो जिस तरह से गीता और सीता जुड़वा बहनें होती थी, तो ये पैसा और पी पैसा क्या है? जुड़वा भाई हैं क्या? नहीं, पी पैसा और पैसा कोई जुड़वा भाई नहीं है। पूरे कोर्ट में
पूरे सरकारी दस्तावेज में सिर्फ पैसा ही कहा जाता है। पी पैसा एक खोटा सिक्का है जो बहुत साल से चलाया जा रहा था, किसी ने रोका नहीं था, इसीलिए आज तक चलता रहा। लेकिन हमारे सामने जो कानून के जानकार भी हैं, वकील भी हैं, आप जानेंगे कि सरकारी दस्तावेजों में कोर्ट में पैसा कानून ही कहा जाता है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालेंगे। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई इतने साल हो गए झारखंड में, क्यों पैसा कानून लागू नहीं हुआ? इतने साल से आखिर क्या हो रहा था? कोर्ट में उलझा हुआ था। पहले तो जो राज्य का पंचायती अधिनियम है, जिसके तहत पैसा नियमावली प्रारूप का गठन हो रहा है, उसी पंचायती राज अधिनियम को की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी कोर्ट में। ये 10 साल चला, 2000 से 2010, पूरे 10 साल पंचायती राज अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती दी गई, पैसा नियमावली नहीं लागू हो पाया। 2010 में सरकार जीत गया, झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पूर्ण रूप से संवैधानिक बताया गया। केवल एक जजमेंट में नहीं, कई उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के निर्णय में कई बार यह दोहराया गया है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम पूर्ण रूप से संवैधानिक है। सुधार हो सकता है, सुधार की आवश्यकता भी है, लेकिन संवैधानिक है, गलत नहीं है। एक खास संगठन पिछले 15 साल से कोर्ट में पैसा कानून को उलझा रहा था, उस संगठन का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो 15 साल से इस बात पर केस नहीं लड़ रहा था कि नियमावली लागू की जाए। आदिवासी समाज का जो कागज में अधिकार है, वो हाथ में वो अधिकार मिले, इस बात की लड़ाई नहीं थी कोर्ट में। आपको बताना चाहूंगी, लड़ाई जो लड़ी गई थी केवल एक विषय पर, वो विषय था 6ठी अनुसूची के तहत चुनावी व्यवस्था को पारंपरिक व्यवस्था पर थोपना। अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगी, क्या पारंपरिक व्यवस्था में चुनावी व्यवस्था अगर थोपा जाए, लोकतंत्र का चुनावी व्यवस्था, तो क्या ये उचित होगा? नहीं ना। बहुत साल तक इस भ्रम में लोगों को रखा गया। जो पैसा कानून में 4O है, उसमें लिखा है कि 6ठी अनुसूची के बराबर जो है उसी तर्ज पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र को लाना है। ये लिखा जरूर है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? उसका मतलब है 6ठी अनुसूची में जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, उनको बहुत शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्तियां हैं। तो पैसा 1996 कहता है कि उसी प्रकार की शक्तियां 5वीं अनुसूची क्षेत्र के पारंपरिक व्यवस्थाओं को दीजिए। आप इनको कानून की शक्तियां दीजिए, आर्थिक शक्तियां दीजिए, इनको स्वाधीनता दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, ये कहने का मतलब था। लेकिन 6ठी अनुसूची की तरह चुनाव थोपना ये नहीं था। और कोर्ट में भी सरकार जीत गया। कोर्ट ने कहा चुनावी प्रक्रिया नहीं थोप सकते हैं, 6ठी अनुसूची का आपको केवल पैटर्न का अनुसरण करना है, आप प्रावधान लागू नहीं कर सकते हैं, यानी चुनाव नहीं थोप सकते हैं। अब सोचिए जरा, जो हमारे माझी बाबा सब यहाँ बैठे हैं, अगर चुनाव होता है पारंपरिक व्यवस्था में, तो आप में से कितने लोग चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप धनी नहीं हैं। जिनके पास पैसे की ताकत है, या जो चंपई सोरेन सर जिनके पास जनमत की ताकत है, वो जीतेंगे। तो चंपई सोरेन सर ये जनमत के धनी हैं, पैसे के धनी नहीं, ये जनमत के धनी हैं। वैसे ही माझी बाबा साहब, आप रीति रिवाज के धनी हैं, आप परंपरा के धनी हैं। आप पैसे के धनी ना हो, परंपरा के धनी हैं। इसीलिए चुनाव नहीं आना चाहिए और ये चुनावी व्यवस्था थोपना चाह रहे थे। मैं इसे गंभीर मानती हूँ, मैं इसे षड्यंत्र मानती हूँ, मैं इसे षड्यंत्र मानती हूँ। इस प्रकार से इतने साल तक पैसा कानून रुका रहा। अब जब पैसा कानून लागू होगा तो किसको लाभ होगा, और पैसा कानून क्यों चाहिए, इस पर भी चर्चा हो रही थी। प्रोफेसर माझी ने ये बताया आप सबको कि
राज्य अनुसूची, केंद्र अनुसूची, इसकी बात की कि जो केंद्र कानून है वो हावी होगा, राज्य सरकार का कानून नहीं चलेगा, उन्होंने ऐसी बात की। मैं इसमें स्पष्टीकरण देना चाहूंगी कि आज ये बात आप सबके समझ में आ जाए। केंद्र कानून और राज्य कानून में जब तालमेल नहीं हो, तालमेल की कमी हो, तभी राज्य कानून जो केंद्र कानून जो है वो हावी होगा। तालमेल की कमी हो तभी केंद्र कानून हावी होगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पे तो उच्च न्यायालय कह चुका है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम संवैधानिक है। अब आप बताइए, कानून के मामले में क्या उच्च न्यायालय से ऊपर कोई है? कोई नहीं है। इसीलिए कोई भी केंद्र कानून और राज्य कानून के साथ तालमेल की कमी पेशा के मामले में नहीं हो रही है। इसीलिए राज्य सरकार ही कानून बनाएगा जो कि पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, चंपई सोरेन सर के समय और उन्हीं के हस्तक्षेप से उस वक्त विधि विभाग से भी हम लोगों को सहमति मिल गई थी। विधि विभाग यानी राज्य का कानून का विभाग। 1 साल पहले जब कानून का विभाग ने स्पष्ट कर दिया और उसे सहमति दे दी, तो क्या कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन बचता है? नहीं ना। अब ये लागू होने के लिए तैयार है। अब किसी भी वक्त लागू किया जा सकता है। तो लागू होने से किसको फायदा होगा? और लागू और पेशा कानून है क्या? हम संविधान की बात कर रहे थे ना। तो संविधान लिखित संविधान है जिसमें कानून है और पूरे देश पे लागू है। आदिवासी समाज का क्या है? हमारा अपना रीति रिवाज है जो कानून है, यानी हमारा रीति रिवाज ही संविधान है। आदिवासी समाज के लिए हमारा रीति रिवाज, हमारा परंपरा ही हमारा संविधान है। तो पेशा कानून की जरूरत है क्या? है जरूरत। क्यों? क्योंकि हजारों साल से जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, हम लोगों ने बहुत चीज देखा। मुगल आए, अंग्रेज आए, बाहर से भी लोग आए, कितने सारे आधुनिक कानून थोपते गए, लादते गए। उसके बीच में हमारा कहीं पे एक पारंपरिक व्यवस्था का कानून है, उसको कोई पहचान ना दे। तो पेशा कानून आपके पारंपरिक कानून को पहचान देता है। पेशा कानून कहता है कि आप मत बदलिए, आप बिल्कुल मत बदलिए, आप जैसे हैं वैसा ही रहिए। जो प्रथाएं चलाते हैं वही प्रथाएं चलाइए, और उसी प्रथाओं को कानून का दर्जा देता है। इसीलिए पेशा कानून की जरूरत है, क्योंकि पेशा कानून आदिवासी पारंपरिक प्रथाओं को पहचान देता है, उसको मान्यता देता है। तो अब किसके ऊपर ये लागू होता है? अब ये मैं नया विषय आज छेड़ने जा रही हूँ। बेसरा जी ने भी कस्टमरी लॉ पे बात की, प्रोफेसर माझी आपने भी उस पे बात की। मैं रूढ़िजन्य विधि में एक नया आयाम जोड़ना चाहती हूँ। नया आयाम। एक बात सोचिए, जो राज्य का कानून है, देश का कानून है, और जो धार्मिक कानून है, दोनों अलग अलग है ना? दोनों अलग अलग है। लेकिन जो आदिवासी समाज का कानून है वो आदिवासी आस्था और आदिवासी धर्म से जुड़ा हुआ है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे जो रीति रिवाज हैं वो बहुत सदियों से विकसित हुए हैं, धीरे धीरे विकसित हुए हैं, लेकिन हम शायद इनका पालन करते करते उसका आधार भूल रहे हैं। हमारे रीति रिवाज का आधार क्या है? पूर्वजों ने क्यों बनाया इसे? हमारे रीति रिवाज इसलिए बने हैं ताकि हमें समाज के साथ जोड़ें, हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ें और हमारे देवताओं के साथ जोड़ें। ये रीति रिवाज हमें समाज के साथ, पूर्वजों के साथ और देवताओं के साथ जोड़ते हैं। तो ये हमारी रूढ़िजन्य विधि हैं जिसमें कि धर्म मिला जुला है। इसमें कानून क्या कहता है? एक बहुत पुराना केस था केशवानंद भारती, जिसमें कोर्ट ने, वो अलग वैसे तो उसका विषय था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि जो धर्म है
वो सिर्फ आस्था से संबंधित नहीं है। धर्म को प्रथाओं के माध्यम से भी उसे अभिव्यक्ति मिलती है, यानी प्रथाएं जो भी हैं वो भी धर्म को अभिव्यक्ति देता है। यानी जो आदिवासी प्रथाएं हैं वो हमारे धर्म से जुड़ी हैं। ये भी वो इस प्रकार के निर्णय से कोर्ट का भी हमें आधार मिलता है। रूढ़िजन्य विधि की और कहाँ बात की है? विजय कुजूर जी ने बहुत अच्छे से समझाया। 13(3) का ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 13(3) का में जो हमारी पारंपरिक प्रथाएं हैं उनको कानून का बराबर का दर्जा है। हम नीचे नहीं हैं बाकी किसी कानून से, हम बराबर हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब पेशा कानून की बात करते हैं। पेशा कानून साफ साफ कहता है, पेशा कानून संरक्षण देता है किसको? रूढ़िजन्य विधि को। 4 में लिखा है, पेशा कानून रूढ़िजन्य विधि को संरक्षण देता है और साथ में सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा, सामाजिक प्रथा और धार्मिक प्रथा दोनों को संरक्षण देता है पेशा कानून। तो इस प्रकार से रूढ़िजन्य विधि को पेशा कानून और आपका संविधान भी पहचान देता है। तो रूढ़िजन्य आदिवासी कौन हो गया? जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो आदिवासी इन रूढ़िजन्य विधियों का पालन करता है वही रूढ़िजन्य आदिवासी है। आप सब इस महादरबार में जो हैं आप रूढ़िजन्य आदिवासी हैं। तो इसमें कोर्ट का क्या निर्णय है इस विषय पर? इस विषय पे पुराना कोर्ट केस था एक, सतीश ब्रह्मा। उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को कैसे परखा जाए कि वो किसी परंपरा में है कि नहीं, कैसे परखें? तो कोर्ट ने कहा जन्म, मृत्यु, दाह संस्कार, विवाह, इस प्रकार के जो कस्टमरी लॉ है उसका पालन जो कर रहा है वो रूढ़िजन्य आदिवासी है, और जो इससे बाहर चला जा रहा है वो रूढ़िजन्य आदिवासी नहीं है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? इसका अर्थ ये है कि कोर्ट ने भी ये माना है कि जो आदिवासी परंपरा से बाहर चला जा रहा है, आदिवासी रूढ़िजन्य विधि से बाहर चला जा रहा है, उसे आदिवासी परंपराओं का लाभ नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से कोर्ट का भी हम लोगों को समर्थन है। अब बात करते हैं पारंपरिक व्यवस्था की। माझी परगना, डोकलो सोहर, पढ़ा, सबकी बात करते हैं। तो पारंपरिक व्यवस्था के बारे में पेशा कानून क्या कहता है? पेशा कानून मानता है कि पारंपरिक व्यवस्था को सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रथाएं का चलाना है। आपके पारंपरिक व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या है? क्यों पूर्वजों ने इतना बड़ा ये व्यवस्था बनाया, इतने सारे उसमें नियम बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि आपकी जो पारंपरिक व्यवस्था है, ये जो पूर्वजों द्वारा स्थापित जितने भी प्रथाएं हैं उसका संचालन करना ही व्यवस्थाओं का मुख्य काम है। सही बात है? तो पेशा कानून तो कहता है कि सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं दोनों का संचालन पारंपरिक व्यवस्था को करना है। अब इसमें कोर्ट क्या कहता है? हम लोग अभी विजय कुजूर जी से सुने वेदांता माइंस का केस, बहुत माइलस्टोन केस, महत्वपूर्ण केस। अब ये क्या कहता है? इसी में एक पैरा है, पढ़िएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, वन अधिनियम अधिकार के 6 और 13 और पेशा कानून, इन सब नियम को जोड़ के माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ग्राम सभा का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो सामाजिक प्रथा और धार्मिक प्रथा दोनों का संचालन करना उनकी जिम्मेदारी है। ये उन्होंने इसको साबित कर दिया और स्वीकार भी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और आपका कोर्ट केस था TN गोदावरम थिरुमलपद, साउथ का केस है, इसलिए थोड़ा सा मुझे कठिनाई होती है उच्चारण में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये कहता है, जैसे हम सब कहते हैं ना, आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है, रूढ़िजन्य आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
जो आदिवासियों के परंपरागत प्रबंधन यानी जल जंगल जमीन का प्रबंधन जो है उसका भी धार्मिक आधार है, उसको स्वीकार कर लिया। धार्मिक आधार है उसका। जो वेदांता केस था उसका बड़ा छोटा सा आपको कहानी सुनाती हूँ, बहुत संक्षेप में। एक नियमगिरी पहाड़ था उड़ीसा में और उस पे माइनिंग करना था, माइनिंग बॉक्साइट। वेदांता बहुत शक्तिशाली कंपनी, बहुत पैसे वाला। तो लेकिन वहाँ के आदिवासी जो हैं वो नहीं मान रहे थे, नहीं हम वहाँ माइनिंग नहीं होने देंगे। तो चले गए सब लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या दिक्कत है आदिवासी भाई, क्या दिक्कत है, आप तो वहाँ रहते भी नहीं, आपका विस्थापन भी नहीं हो रहा है, आपको वहाँ से हटाया भी नहीं जा रहा है, तो पेड़ कटेगा। ठीक है, पेड़ कटेगा तो हम दूसरी जगह पे दुगना पेड़ लगा देंगे। लो अब क्या बोलोगे, बोलो। तो आदिवासी बोले ना, उस पहाड़ में मेरा देवता रहता है, मेरा देवता उस पहाड़ में रहता है, उस पहाड़ पे माइनिंग कैसे करोगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार आदिवासी धर्म की जीत हुई, क्योंकि उस पहाड़ में देवता का वास है और आदिवासी उसे पूजते हैं, इसीलिए उस पहाड़ पे माइनिंग का जो अनुमति है कोर्ट ने नहीं दिया और ग्राम सभा की भी जीत हुई। मुझे भी सिग्नल आ गया है, तो अब मैं इसे अंत में एक विषय बहुत छोटा सा मैं बस ये कहूंगी, इन्हीं सब से जुड़ा हुआ है। बार बार बातें हो रही हैं, खूंटी से आपने बात सुनी होगी, मॉडल ग्राम सभा वहां बनाया जा रहा है। मैं मानती हूं कि यह मॉडल ग्राम सभा पारंपरिक व्यवस्था में छेड़छाड़ है, क्योंकि मॉडल ग्राम सभा में ये लोग कार्यकारिणी समिति डाल रहे हैं। क्या पारंपरिक व्यवस्था में कार्यकारिणी समिति होता है क्या? उसमें ये लोग महिला आरक्षण डाल रहे हैं, क्या महिला आरक्षण होता है? और उसमें ये लोग कह रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुछ खास समूह के लोग हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए। मैं पूछती हूँ, पारंपरिक व्यवस्था का पदाधिकारी बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है क्या? हमें तो केवल अपने पूर्वजों का जो आस्था है, उनकी जो परंपरा का रीति रिवाज है, केवल वो पता होना चाहिए ना। हमें क्यों शैक्षणिक योग्यता चाहिए? नहीं चाहिए। दूसरा, हमेशा बात करेंगे कि जो बाहर हो गए हैं वो भी रूढ़िजन्य ही हैं, क्योंकि आदिवासी की पहचान नस्लीय है। कहते हैं आदिवासी को तो नस्ल से पहचाना जाता है। क्यों भाई, हम गाय बकरी हैं क्या? गाय बकरी को ना नस्ल से पहचानते हैं, तो ये नस्लीय पहचान आदिवासी पे क्यों थोपा जा रहा है? ये अंग्रेजों के ज़माने से शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज हमें समझे ही नहीं, अंग्रेज हमें पहचाने ही नहीं, हमारे आस्था को समझे ही नहीं। तो उन्होंने कह दिया ये तो भूत पूजा करता है, ये तो अंधविश्वासी है, इसका क्या धर्म है, इसका कोई धर्म नहीं है, ये नस्लीय पहचान है। बस वही आज तक जारी है। लेकिन मैं समाज से यह आग्रह करूंगी कि इसको खारिज कीजिए। हम नस्लीय पहचान नहीं हैं, हमारा धार्मिक पहचान भी है। और अंत में मैं जाने से पहले मैं आप सबका आह्वान करूंगी, समाज के लोग, और आग्रह करूंगी, क्योंकि हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवताओं के आशीर्वाद से हम लोग आज इस अवस्था में पहुंचे हैं। आज भी समाज बिखरा नहीं है, कितने साल हो गए, लेकिन समाज, इतने सारे प्रभाव आते गए, लेकिन समाज बिखरा नहीं है, आदिवासियत जिंदा है। तो जब पूर्वजों ने हमें यहाँ तक लाया, तो अब आगे ले जाना किसकी जिम्मेदारी है? ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, आप मार्गदर्शन दें, पूरे समाज को मार्गदर्शन दें कि पूर्वज हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, अब यहाँ से आगे कहाँ और कैसे जाना है, क्या हम हजारों साल तक और स्थापित रहेंगे? बस इसी के साथ मैं आप सबको जोहार करती हूँ।